बाजार में रिलायंस का दम, निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की रिकवरी, 17,000 के ऊपर आया। सेंसेक्स भी लोअर लेवल से 350 पॉइंट ऊपर। फार्मा, एनर्जी, मेटल शेयर्स में खरीदारी, लेकिन मिड कैप शेयर्स में दबाव। देश भर में फिर बढ़ रहे कोरोना मामलों से डायग्नोस्टिक शेयर्स में रौनक। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथलैब्स में 3 से 5% की तेजी। अप्रैल की क्रेडिट पॉलिसी में कर्ज महंगा होने की आशंका से रियल एस्टेट शेयर्स में दबाव। गोदरेज प्रॉपर्टी, इंडिया बुल्स रियल, सनटेक, शोभा 52 वीक्स के लो लेवल पर। लोढ़ा प्रेस्टीज जैसे शेयर्स में भी दबाव। और मुंबई इंडियंस महिला टीम ने रचा इतिहास, WPL के पहले खिताब पर किया कब्जा। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। तो ताज़ा तस्वीर ये कि 80 पॉइंट ऊपर है निफ्टी और 100 पॉइंट बैंक निफ्टी, लेकिन मिड कैप 80 पॉइंट लाल में है और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी वीक दिख रहा है। तो हफ्ते की शुरुआत का ये नज़ारा है। आज के मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है बाजार में, रिकवरी ये टिकेगी? अनम्यूट करिए सर्वेंद्र जी। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। और देखिए, त्रिशंकु के जैसा लटका हुआ है बाजार। ये यहाँ पे अगर आप देखिए 16,800 से 17,100-200 की जो रेंज है, ये लास्ट 2-3 हफ्तों से चल रही है। गए हफ्ते का बंद देखिए, एक्सपायरी के समय थोड़ा सा नरम आया है। तो मैं यही बोलूंगा कि बायस, जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बायस जो हमेशा से हम डिस्कस करते जा रहे हैं, वो तो नीचे है। शॉर्ट टर्म में आप रेंज में फंसे हुए हैं। अब जैसे जैसे आप दायरा यहाँ पे नीचे की तरफ बिताते जा रहे हैं, ये संभावनाएं कम होती जा रही हैं कि अब ऊपर का ब्रेकआउट आएगा। तो अब देखिए, जब 16,800 तोड़े तो आई थिंक नीचे के मोमेंटम्स बाजार और पकड़ेगा। बट जब तक वो नहीं हो रहा है, तब तक मोटा मोटी शॉर्ट टर्म में हम दायरे में हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये एक अच्छा करेक्शन, या आप उसको एक छोटा बेयर मार्केट बोल लीजिए, तो चल रहा है लास्ट 12-15 महीनों से, और यही चलता रहेगा। बैंक निफ्टी में भी मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि 40,000 के ऊपर जा पाना बैंक निफ्टी को थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 17,200 निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे 40,000। आई थिंक ये निकल नहीं पा रहे हैं। इससे मेरे कंसर्न्स बनते जा रहे हैं। और जैसे भी आप और अनुज डिस्कस कर रहे थे, ये ब्रेथ जो है लास्ट कुछ हफ्तों से नहीं, ऑलमोस्ट अब 1-1.5-2 महीने से ब्रेथ बड़ी खराब चलती है। गिरने वाले स्टॉक्स ज्यादा हैं डे में, और बढ़ने वाले कम हैं। तो पेन है, ब्रॉडर पेन है, पोर्टफोलियोज में पेन है, और आई थिंक थोड़ा पेन ये और चलेगा। पेन और अभी चलेगा। तो ये तस्वीर मार्केट की है। देखते धीरे धीरे कैसे ये अपने आप को एडजस्ट करता है। और ये एक छोटा हफ्ता है इस बार। एक दिन पहले ही आपको एक्सपायरी भी होनी, क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है रामनवमी की। तो चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं फटाफट। गोपाल धस्माना है मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी, टाटा पावर है सर, मेरे पास 170 से है, एवरेज प्राइस 120 है सर। तो इसका सर अभी बहुत डाउन होता चला जा रहा है, तो अभी क्या करने का है सर? मतलब और परचेज कर ले या फिर जो है निकल जाए? सर्वेंद्र 190 पे इस समय चल रहा है। 120 पे उन्होंने लिए, प्रॉफिट इनका है, लेकिन ऊपरी स्तर से नीचे आया, ये भी बात सच है। तो क्या ऐसे में कोई आपको लगता है कि एवरेज स्ट्रेटजी होनी चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, 120 में लिया है तो ये तो मान के मैं चल रहा हूँ कि इनके पैसे डबल हुए थे। ऊपर में तो अगर आप देखें तो 240 इनका डबलिंग प्राइस था, और ये तो ऊपर में तकरीबन अगर आप देखिए तो 280-290 तक भी जाके आया हुआ है। तो आई थिंक काफी लेट कर देते हैं लोग ये समझने में कि थोड़ा थोड़ा पैसा बाजार में लेते रहना जरूरी है। और अगर आधा माल इन्होंने बेच दिया होता तो आधा माल इनका लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाता। अब देखिए, इस मूव में तो मैं इनको बोलूंगा कि देखिए, अब इस मूव में तो 180 का वर्स्ट केस मुझे लग रहा है। तो अब ट्रेड में बने रहे, यहाँ से बेच के कुछ नहीं मिलना है जब तक 179 के नीचे बंद नहीं आता। तो 178.40 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रहें और ट्रेड में बने रहें, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड तो बेचने का नहीं है। बट उछालों में जब इनको किसी कारण से जब 230-240 का अगर भाव कहीं आए, तो आधा माल इनको यहाँ से बेच देना चाहिए और आधा इनका फ्री हो जाएगा। आधा बेच देना, आधा फ्री हो जाएगा। तो ये स्टडी ज़्यादा बेटर है, ये मतलब आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगला सवाल है हमारे साथ तनवीर कनानी का, जो राजकोट गुजरात से है। तनवीर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास रेमको सिस्टम के 1100 शेयर है और मेरी एवरेज प्राइस है 400। अभी मुझे क्या करना चाहिए? निकल जाऊं, रखूं, क्योंकि 1.5 साल से ऊपर हो गया है मेरा। अरे भाई साहब, आपका तो आधा हो गया एकदम। हाँ सर, इसलिए तो सवाल पूछा।
अरे भाई, ये क्या निवेश के लिए लिया था, ये ट्रेडिंग के लिए क्या था ये, मतलब स्ट्रेटजी क्या थी नहीं, आपने जब खरीदा था? देश के लिए ही लिया था, मगर 1.5 साल से ऊपर हो गया, ये ऊपर आ ही नहीं रहा है। सरवेन जी, ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम कर दिया इन्होंने, आधा कर दिया। बताइए, 400 वाला है 205 में, क्या करें? जी देखिए, ऐसे सवालों में हमको रख दिया, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, दोनों तरफ इनको राय देके तकलीफ ही है, क्योंकि देखिए इतना ओवरसोल्ड या बाउंस तो आ ही सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिग्री में एक वीक वीक कैटेगरी का स्टॉक है, चल नहीं पाया है। आप देखिए बिल्कुल नहीं चला, और ये इसने इसने जब अभी इस मूव में भी जब आईटी बहुत अच्छा चला, तो आई थिंक ये सब उतना चल नहीं पाया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अब यहाँ से इनको नई राय तो नहीं है, कुछ नया ना करें, अब जो पोजीशन है उसको होल्ड कर लें, और एक मेरे हिसाब से 3-6 महीने में एक दोबारा राय ले लें। यहाँ से तो कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी अभी नहीं लग रही है, उछाल डेफिनेटली ओवरसोल्ड कंडीशन से आ सकता है, और उस उछाल में डेफिनेटली एक बार राय ले लें। हाँ, मतलब चूंकि बेच भी देंगे तो क्या लॉस बुक हो जाएगा, फिर कोई संभावना नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा उछाल का इंतजार करें, फिर दोबारा राय लीजिए। ऐसा लेकिन मत किया करिए, जब बहुत मतलब नीचे आ रहा तो कहीं तो एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था आपको। खैर चलिए, जो भी हुआ सो हुआ। अगला सवाल हमारे साथ है रुपेश का, जो जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। रुपेश जी बताइए, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, अवांस होल्डिंग का मैंने लिया था आईपीओ, प्राइस वेन था 277, वो काफी नीचे भी चला गया था 180 तक, उसके बाद वो 280 तक भी गया, लेकिन मैंने सेल नहीं किया था। तो अभी सर 223 पे चल रहा था, आगे क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या कुछ सेल करें? ओके, ये एडवांस होल्डिंग था ना आपका? जी सर, फंडामेंटल तो सर ठीक था, इसलिए मैंने ले लिया था उसको। हाँ नहीं, एक मिनट रुकिए रुपेश जी, ये प्लेट चेंज करिए। एडवांस करके शेयर है वो है, ये आवास फाइनेंशियल नहीं है, वो गलत प्लेट चल रही नहीं, थी। अवांस होल्डिंग सर। हाँ, अवांस होल्डिंग है। अरविंद बंसल का। यस यस, सरवेन जी, अवांस होल्डिंग का चार्ट देखिए। जी जी देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे भी जो डेटा है वो अगर आप देखें तो कम है मेरे हिसाब से, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो मैं कहूंगा यहाँ पे नहीं है। एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन साइडवेज चल ही रहा है जब से लिस्टिंग हुई है। मोटा मोटी मुझे दिख रहा है कि 200 से लेके तकरीबन अभी फिलहाल 200 से 230 की रेंज में फंसा है, इसके पहले तकरीबन 200 से लेके 270 की रेंज में था। तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, मैं इनको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि ये लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में जो मुझे लग रहा है वो मैं इनको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि 213 214 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। जब तक वो नहीं टूटते क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है, और ऊपर में आप मान के चलिए कि 255 260 के टारगेट्स आ सकते हैं 1 से 3 महीने में। ओके, तो होल्ड करना बेटर स्ट्रेटजी रहेगी, होल्ड करिए। इसमें देखिए क्या निकल के आता है ना रुपेश भाई, इसको आप जो है होल्ड करिएगा। अगला सवाल है थाने महाराष्ट्र से, मुरारी जी हमारे साथ हैं। मुरारी जी बताइए, क्या सवाल है? मुरारी भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मेरे पास अडानी विल्मर के 650 शेयर है 751 के हिसाब से, तो क्या करें सर, बहुत लॉस हो रहा है इसको। 751 पे लिया है अडानी विल्मर, दिखाइए चार्ट, और 392 आ गया है। न्यूज़ ड्रिवन का आपने कितने समय पहले लिया था मुरारी जी? सर 6 महीना हो गया, लगता है 6 महीने से भी ऊपर हो गया। तो जब ये सब खबरों का सिलसिला शुरू हुआ था तो फिर आपने बेच के निकले नहीं आप? अरे सर, पहले तो लिया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर वापस लिया, फिर 850 गया, फिर वापस लिया। ओ तेरी तो। सरवेन जी, 751 पे ले रखा है और 392 का प्राइस है जी, आधा लगभग नुकसान हो रहा है इनको। क्या राय दी जाए इनके लिए? बहुत, चूंकि न्यूज़ ड्रिवन काउंटर ये तो हम लोग रोज बताते ही हैं, लेकिन अब क्या स्ट्रेटजी बनाए? आप चूंकि फंस गए तो क्या करें? देखिए सर्किटों में ऊपर जा रहा था, सर्किटों में नीचे आ रहा है, फिर जब भी चलता है 4-5 दिन फिर सर्किटों में चलता है, तो ऐसे सब स्टॉक्स में आप क्या टेक्निकल करेंगे? 5-5% के गैप आइदर साइड दोनों तरफ दिखते हैं, चार्ट्स को ठीक से बनने का और प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे चार्ट्स पे डेफिनेटली मैं तो अवॉइड करना चाहूंगा इनको कोई राय देने के लिए। सिचुएशन वही है जो इससे पहले एक कॉलर थे कि मेरे लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, कोई भी इनको राय देके इसमें फंसने जैसी स्थिति होती है। तो आई थिंक मैं चाहूंगा कि इस पे अपना खुद का कॉल लें, बट टेक्निकली स्पीकिंग मेरे फ्लेवर का स्टॉक नहीं है जिसपे मैं कुछ बोलना चाहूँ। ओके, तो मुरारी भाई, उसमें चूंकि ये राय नहीं दी जा सकती कि आप बेच के निकल ही जाएं, चूंकि ऊपर नीचे होगा तो बहुत लॉस है। हाँ, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर, जहाँ पे खबरों का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है ना, उसमें फिर टेक्निकली या फंडामेंटली भी राय बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो सही है सर। चूंकि अब आधा नुकसान आपका हो गया है, मतलब आधे प्राइस पे लगभग खड़ा हुआ है ये, तो एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आपसे कह दिया जाए कि बेच लो। अब जैसे ही आपने बेचा तो आपने नुकसान कर लिया अपना, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि होल्ड करिए और किस्मत को एक मौका दीजिए। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और ये आपके प्राइस के करीब पहुंच जाए या उससे ऊपर भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेटर राय होगी कि आप इसको बने रहिए। अब इतना नुकसान कर ही लिया है तो फिर थोड़ा और बने रहिए, देखिए क्या होता है। ओके सर, थैंक यू। होल्ड करिए इसको फिलहाल। अगला सवाल है संजीव बंसल का, चंडीगढ़ पंजाब से। संजीव जी बताइए क्या सवाल है सर। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की। जी मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था जिंदल सा ले लो, हाँ और वो 100 रुपये में बोला था उसने, भाई 200 रुपये होगा तो बेच देना। हाँ। अब वो 175 तक गया, उसके बाद 137 वापिस आ गया। हाँ अब इसके फंडामेंटल क्या हैं, इसके टेक्निकल क्या हैं, वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, तो पहले प्राइस चेक लेते हैं। सरवन जी बताइए जिंदल 100। जी देखिए, मेटल स्पेस में थोड़ा बेहतर इसके चार्ट है औरों के मुकाबले, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको मालूम ही है कि हम जो लास्ट कुछ हफ्तों में डिस्कस करते हैं कि भाई मेटल इंडेक्स में अपना ध्यान खराब है, और मेटल इंडेक्स हमको लगता है यहाँ से और एक 10-15% और गिर सकता है। एनएससी मेटल इंडेक्स या बीएससी मेटल इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली मेटल स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे, और कारण हमने यही बताया कि ग्लोबल मार्केट्स भी हमें लगता है कि भी प्रेशर में बने रहेंगे। बहुत ज्यादा भी क्लैरिटी नहीं हुई है कि आप ये कॉल कर दें कि बॉटम बन गए हैं और यहाँ से रैलीज आ जाएंगी। तो मेटल्स प्रेशर में रहेंगे। मेरा इनको राय ये रहेगी कि भाई कॉस्ट के आसपास आप अपना जरूर एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। मेटल्स एक हाई बीटा सेक्टर है, तो आप प्रॉफिट में है। आई थिंक कॉस्ट के थोड़ा ऊपर कहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से अगर मैं इनको रिकमेंड करूँ तो मैं इनको बोलूंगा कि इसमें तकरीबन 118 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस बना के रखें, जहां इनको एक 10 रुपया प्रॉफिट भी होगा, और ट्रेड में बने रहें, क्योंकि थोड़ा बेहतर इसका चार्ट है। मे भी आपको दोबारा एक बार 165 170 जैसे स्तर दिखा दे, बट 200 का वेट ना करें, निकलें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टिप्स की एक बात बता दूं, टिप्स में ये, जब आप किसी से टिप्स लेते हो तो आपको खुद को कुछ भी नहीं मालूम रहता है, ना ही उसको मालूम रहता है कि अगर 200 नहीं गया तो क्या। तो इसमें इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा होते हैं टिप्स में। गलत जाते वक्त किसी के पास कोई उसका लॉजिक या उसका कोई रीजनिंग नहीं होता है, या उसके पास उसका प्लान बी नहीं होता है। गलत गए तो प्लान बी क्या है वो इनके पास नहीं है, इसीलिए आज ये तकलीफ में। तो प्लान बी होना भी बहुत जरूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना भी बहुत जरूरी है, प्रॉफिट के सौदों में थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिट के सौदों में प्रॉफिट लेते रहिए, और फिलहाल प्लान ए जो इनका है वो अभी तक के हिसाब से सक्सेसफुल है। कम ज़्यादा अलग बात होती है, लेकिन फिलहाल सक्सेसफुल है, तो प्रॉफिट लेना और अच्छी बात इसमें होगी। अगला सवाल है सोमेश कुमार का, चंद्रपुर महाराष्ट्र से। सोमेश जी बताइए क्या सवाल है। जी मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी जी बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। पिछले वीक में मैंने 45 के रेंज पे इजी मैट के 500 शेयर्स लिए थे। तो डे बाय डे यानी कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो वही क्वेश्चन था कि इसको और होल्ड करना चाहिए, या मतलब क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, या छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ओके सरवन भाई, इजी ट्रिप 41 रुपये 25 पैसे अभी ट्रेड कर रहा है, इन्होंने 45 पे लिया है। तो क्या राय होगी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, क्या करें? देखिए, डेटा तो यहाँ पे भी लिमिटेड ही है, बट जितना है उसमें अभी तो फिलहाल एक साइडवेज कंसोलिडेशन, और अगर आप देखें कई कुछ महीनों से 3-4 महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, और अपने लॉन्ग टर्म दायरों के आसपास है, सपोर्ट्स ले रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर चलते रहता है। बट मान लीजिए कि तकरीबन 40 रुपए के आसपास, 41 रुपए के आसपास वो लेवल्स हैं। तो आई थिंक अब यहाँ पे ट्रेड में बने रहे, क्योंकि इस डिक्लाइन में जो करेक्शन में जो होना था वो हो गया। पॉसिबली एक बाउंस इसको वापस 46-48 की तरफ लेके जाएगा, एज लॉन्ग एज 38 के नीचे बंद नहीं करता है। तो आई थिंक 37-40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और एक बार 46-48 आवे तो राय जरूर ले लें कि क्या करना है उस समय। ओके, ये बात तो सही है खैर कि बीच बीच में राय लेते रहना चाहिए। अर्पण है हमारे साथ, इंदौर मध्य प्रदेश से। अर्पण जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास रेणुका शुगर के 1000 शेयर है, 53 पर बाइंग है। ओके सरवन जी, रेणुका शुगर और चीनी कंपनियों में एक सिक्लिकल मूव होता रहता है, और पिछले कुछ समय से बहुत ही बढ़िया मूव इनमें बना है, लेकिन बीच बीच में फिर गिरते भी रहते हैं। अब जैसे इनका ही स्टॉक जहाँ पे लिया वहाँ से 11 रुपये नीचे है। क्या राय बनती है आपकी चीनी शेयर में, खासतौर पे इस पर?
देखिए सेम ग्रुप के ऊपर तो बहुत सारे न्यूज और चीजें चली रही हैं, तो उसी ग्रुप का है। लेकिन चीनी में है तो डेफिनेटली थोड़े बेहतर चार्ट्स हैं, थोड़े बेहतर सेटअप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी जो जो इसमें जो न्यूज डेवलपमेंट हुए वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे चीनी को तो इनको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा ट्रेडिंग तो नहीं कर पाएंगे इसमें, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चलेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। चीनी के लिए इनको बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर चीनी में एक्सपोजर लेते हैं तो ये भी देखें कि ब्राजील में चीनी क्या कर रही है। तो ब्राजीलियन शुगर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है लास्ट 2-3 महीनों से रॉ शुगर्स, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से। तो 21 साढ़े 21 के आसपास आप जाइए तो चीनी उसके ऊपर जा नहीं पा रही है, तो वहां पे एक ब्रेकआउट भी जरूरी है, प्योरली फॉर द फ्लेवर से। इंडिया में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता मार्केट पे, बट प्योरली फ्रॉम द फ्लेवर सेक और सेंटिमेंट के सेक के लिए आपका अगर चीनी में एक ब्रेकआउट हो जाए तो सारे चीनी स्टॉक्स बढ़िया यहाँ से चलने लगेंगे। तो मेरे राय से बने रहना चाहिए और इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। 9 से 12 महीने के लिए बने रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पैसे बनने की उम्मीद है। ओके सरवेंद्र, मनीषा रॉक करके एक ट्विटर हैंडल जिसमें उन्होंने सवाल भेजा है, कैम्स का शेयर इन्होंने लिए थे 2760 के भाव पे, और इनको जो है 1.5 साल से होल्ड किए हुए हैं। अब तो ये काफ़ी नीचे होगा, दिखाइए चार्ट दिखाइए ना कैम्स का। तो ये चाहती हैं कि क्या करें, कोई अल्टरनेट है इसका? अभी तो हाँ 2100 पे आ गया, इन्होंने 2760 पे लिया था। देखिए थॉट यही है कि लास्ट 2 साल में जो पहले चला और काफी अच्छे इसमें मूव्स रहे और काफी फेवरेट था, कंसेंसस बाय हो गया था ये, और उसके बाद देखिए 4000 से वो सीधा आधा हो गया। तो वो सारे शेयर जहाँ पे मैंने बोला 40-50% के करेक्शन हो चुके हैं, उनमें बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या अगर ये जा भी रहा है तो यहाँ पे रिस्क बचे नहीं है और बेचने के। तो आई थिंक मेरी राय यही रहेगी कि ट्रेड में बने रहें, नया कुछ ना करें, ऐड ना करें, और बिल्कुल जैसे मैंने बोला फॉलिंग लाइफ को पकड़ने की चेष्टा ना करें, एवरेजिंग का कोशिश बिल्कुल ना करें जब तक बाजार में रिवर्सल नहीं आता, और जो पोजीशन है उसी में बने रहें। और जब बाजार का खतरा टल जाएगा उस समय डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर एवरेज करेंगे तो कॉस्टिंग नीचे आएगी और थोड़े पैसे बनने की उम्मीद रहेगी, बट अभी वो समय नहीं आया है। खाली होल्ड करके रखें जो भी है अभी, होल्ड करके रखें जो भी है अभी। अच्छा, एक सवाल फिनिक्स मिल का चार्ट देखिए, इस पर कई रिपोर्ट्स आई हैं और 1700 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। कैसा लगता है आपको फिनिक्स मिल? क्या इस पर कोई राय बनती है आपकी इस समय के लिए? देखिए कंसोलिडेशन तो बढ़िया इसका चल रहा है, और दिसंबर में जो हाईज लगे वहां से अब आप देखिए तकरीबन तीसरा महीना कंप्लीट होने आ रहा है, एक बढ़िया साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है, पैटर्न्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो प्योरली फ्रॉम इसको 15 दिन और महीने के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली थोड़ी यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है, और आपको एक 1500-1520 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखने चाहिए। तो प्योरली फ्रॉम दैट एंगल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। क्विकली एक कॉलर ले लेते हैं। मुकेश जयपुर से हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। मुकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे पास IRCTC है, इसको 800 में प्राइस में लिए हुए हैं, तो आगे क्या लग रहा है? बताइए सरवेंद्र जी, IRCTC। देखिए IRCTC तो हमने बहुत कवर किया, उसमें बहुत चर्चाएं की, और उस करेक्शन में हमको भी लगता था कि 650 तक आ जाएगा, थोड़ा उससे अब नीचे चलने लगा है, बट आई थिंक अब यहाँ पे इनको दायरा थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, और आई थिंक बात वही हो गई कि यहाँ से तो इनको ट्रेड में बने रहना पड़ेगा। यहाँ से मुझे नीचे के बहुत ज्यादा रिस्क डाउन साइड लगते नहीं है। मल्टी क्वार्टर, इनफैक्ट मल्टी ईयर, ऑलमोस्ट अब साल पूरा होने आ रहा है, वो करेक्शन कहीं यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और मेरे हिसाब से इन दायरों से तो बहुत ज्यादा नीचे के रिस्क मुझे नहीं लग रहे। एक बढ़िया लॉन्ग टर्म स्टॉक हो सकता है, अगर आप इसको 12-24 महीने देंगे तो आई थिंक पैसे बनने की उम्मीद इन स्तरों से काफी अच्छी है, तो ट्रेड में बने रहे। ओके, तो ये राय है IRCTC पे, और ये स्टॉक ऐसा है जिसने एक समय बहुत अच्छी चाल दिखाई, उसके बाद लगातार ये करेक्शन में गया और अभी भी उसी के आसपास बना हुआ है। प्रिंस ध्यान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिंस बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा, प्रिंस ने फ़ोन कट कर दिया है, तो चलिए हम ट्विटर से एक सवाल ले लेते हैं। अशोक लीलैंड, राहुल चड्डा का सवाल है। अशोक लीलैंड का इन्होंने 130 वाला पुट लिया है ₹1.90 पे, अप्रैल की एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए? अप्रैल की एक्सपायरी लिए तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। आई थिंक ऑटोज में प्रेशर रहेगा, BSE ऑटोज में आप ऑटो इंडेक्स चाहे NSE का देखिए चाहे BSE का, आई थिंक वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेटल इंडेक्स के जैसे कम से कम 10 से 15% तकरीबन इंडेक्स में ही बाकी है एक करेक्शन, तो आई थिंक स्टॉक्स में भी प्रेशर रहेगा, तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। आई थिंक डिसेंट ट्रेड है इनका, और 6-7 रुपए यहाँ पे इनके बन सकते हैं।
अच्छा, एक सवाल और क्विकली, अप्रैल फ्यूचर के लिए HAL किसी ने लॉन्ग किया है जिनका नाम है बिरेश्वर पॉल, 2480 के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मेरे हिसाब से 2480 पे लॉन्च किया तो इन द मनी होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, तो आई थिंक एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से बने रहे ट्रेड में, और ट्रेड को 2 से 4 दिन और दे दें, उससे ज्यादा ना दें। 2 से 4 दिन और दे दें। एक बाउंस बैक जो चल रहा है वो थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, और ऊपर में इनको 2620 2630 के स्तर भी मिल सकते हैं। तो आई थिंक अगर प्रॉफिट में है तो ट्रेड में बने रहें, अगर मैंने इनका भाव सही सुना है तो। ओके सरवेन जी, ये थी आज की चर्चा जिसमें बहुत सारे सवाल के हमने जवाब लिए और कोशिश की आपकी मदद करें यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको हैरत अंगेज़ कर सकती है, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा, और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे हर्षिदा से, जो खुद एक पानी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। दिखाइए पहले वो ये तो अलग चैलेंज है। हाँ, वीडियो दिखाइए, फिर बताते हैं कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है मुंबई की, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव तक की। एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा स्विम करते हुए। दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर 200 मीटर, 16.2 किलोमीटर, और ये तैर के गए हैं। अच्छा, हम और हर्षदा इसमें चैट करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन्होंने ये कारनामा किया है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है मिस्टर कृष्णा, और ये स्पेशल IG महाराष्ट्र पुलिस के हैं, जो हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, मेरी सहयोगी हर्षदा भी है, ये भी बहुत पानी वानी में डाइविंग करती रहती, तो हम लोग सोच रहे थे कि आपको तो बधाई दें, और आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। ये कैसे आपने इतनी हिम्मत जुटाई? 16 किलोमीटर आपको तैरना है सर, पहले भी करते रहे आप? जी, मैंने अल्ट्रा मैन किया, उसमें 10 किलोमीटर पैसिफिक ओशन में मैंने स्विमिंग करी है, और सी स्विमिंग तो बहुत कम करी है, थोड़ी पालघर में प्रैक्टिस करी है, लेकिन स्विमिंग की प्रैक्टिस मैं करता रहा था जब से मैंने आयरन मैन की एंड्योरेंस जर्नी शुरू करी थी, तब से मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस करता रहा था। मैंने तैराकी हजारीबाग के कैनरी लेक में सीखी है, और सनरेखा नदी में मैंने तैराकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन बाद में गूगल की सहायता से मैंने अपने स्विमिंग जो स्टैंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये सारा मैंने इस तरह से किया। और जहाँ तक बात है कि मुश्किल शर्त को पूरा करने का और मुश्किल तरीके को चुनने का, तो ये मेरा अंदाज शुरू से रहा है। मैंने एक कविता लिखी है, उसकी आखिरी पंक्तियां सुनाता हूँ कि मुकाबला नहीं मेरा कभी किसी और से, जिद और जद्दोजहद भी खुद से खुददार की। हसरते गुल नहीं न गम है मुझको ख्वार की, न चाहते सल्तनत है तरबियत सुकरात की। खुदी का रंग अलहदा न जंग आर पार की, न तीर न तलवार की, न तख्त न हथियार की। न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है। ठान ली तो ठान ली, परवाह नहीं तूफान की। उरूज और जवाल है, उरूज और जवाल है, हाई एंड लो है। उरूज और जवाल है, फैसला कमाल है, फासला कोई भी हो, हौसला मिसाल है, हौसला मिसाल है। वाकई में आपके तो हौसले की काफी तारीफ भी हो रही है। आप तो बिल्कुल वायरल हो गए हैं मिस्टर प्रकाश। ये बताइए, ओपन वाटर स्विमिंग अगर किसी ने नहीं की है तो बहुत मुश्किल होती है। मतलब आप बेसिकली एक तो समंदर में हैं, वेव्स से फाइट कर रहे हैं, और आपने ऑफ कोर्स आधा समय वो वेव्स के खिलाफ ही स्विम करना होता है। तो हर रोज क्या प्रैक्टिस करते थे इस पर्टिकुलर फीट के लिए? आपने आयरन मैन की बात की, लेकिन अचानक तो कोई समुद्र में जाकर एक दिन तैरने नहीं लग सकता है। नहीं, मैंने जब आयरन मैन और अल्ट्रा मैन की तैयारी की थी तभी मैंने पालघर के समुद्र में स्विमिंग की थी, और मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैंने पैसिफिक ओशन में 10 किलोमीटर स्विमिंग अल्ट्रा मैन के लिए करी थी जी। तो इसलिए मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। स्विमिंग की प्रैक्टिस तो मैंने पुलिस जिमखाना के स्विमिंग पूल और जो हिंदू मफतलाल बाथ स्विमिंग पूल है इसमें ही करी है। तो स्विमिंग समुद्र में करने का मौका मुझे कम मिला है, और चूंकि वो ट्रेनिंग मैंने इस समय जो ली वो जयप्रकाश डोबुले जो कि स्विमिंग इंडियन स्विमिंग एसोसिएशन, इंडियन स्विमिंग इंस्टीट्यूट के
प्रमुख हैं और वाउसा मतलब वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन के भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे और उन्होंने ही ये ऑर्गेनाइज किया था। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से था। जब आप सही हाथों में होते हैं तो आप निश्चिंत रहते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, उन 5 घंटों में कभी ऐसे लगा कि क्या कर रहे हैं, फंस गए, वापस बोट पे बैठ जाते हैं? थकावट तो होती होगी। 5 hours एट स्ट्रेच आसान नहीं है। बहुत होती है, अचानक करने पर थकावट तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं। लेकिन मेरा ये अंदाज है, जब मैं कोई चीज ले लेता हूँ अपने ऊपर कि ये मुझे करना है, तो चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी कठिनाई आए, मैं उनको पार करके अपनी आखिरी मंजिल हासिल करता हूँ। वो इसमें व्यक्ति को कई परेशानियां और हो सकता है कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी भी साइकिलिंग, लंबी दूरी की साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मेरा इंड्योरेंस, मेरे फेफड़े मजबूत हैं और मेरी बॉडी सशक्त है, मेरी शरीर सशक्त है। इसलिए मुझे घबराहट तो नहीं होती है, थकावट जरूर होती है, थक जरूर जाता हूँ, पर रुक नहीं जाता, पढ़ता रहता हूँ। कृष्णा सर, जिस दिन आपने यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए मन में घोषणा की होगी, उसी दिन से आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके अंदर वो जिजीविषा है कि आप कुछ भी जीत सकते हैं, क्योंकि वहां से आप निकल गए हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगला लक्ष्य क्या है? अब कहाँ आप लक्ष्य हासिल करने वाले हैं? फिर से मैं यही बताना चाहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मैं कभी सफलता की घोषणा पहले से नहीं करता, सफलता पाने के बाद ही उसकी घोषणा करता हूँ और वो खुद शोर मचाती है। तो इसलिए मैं कोई भी लक्ष्य रखने के बाद घोषणा नहीं करता, लक्ष्य पाने के बाद घोषणा करता हूँ। क्या बात सर, आपकी देखिए घोषणा हुई और CNBC आवाज ने सोचा कि इस घोषणा को सेलिब्रेट करें, सलाम करें। सर, कृष्णा सर, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। और हमने जैसे ही इसको ट्विटर पे देखा, हमें बहुत मजा आया। हमने हर्षदा से कहा कि हम लोग चलिए कोशिश करते हैं, बात करते हैं कृष्णा सर से। तो नाइस ऑफ यू, एंड शी इज आल्सो अ गुड स्विमर। सर, ये बहुत डाइविंग में I'm an okay swimmer, sir, but I don't think I can do this open water swimming, especially on the surface. नीचे स्कूबा किट के साथ क्या तकलीफ होती है? साल में 2 बार जाती रहती है। कभी करेंगे कृष्ण प्रकाश जी, कभी करेंगे, बिकॉज आई वांट टू ओवरकम दिस ओपन वाटर स्विमिंग ऑन द सरफेस में। तो कुछ और ही अलग चैलेंज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर नेक्स्ट विजिट। हर्षदा जी, ये आपने कभी ट्राई नहीं किया? नहीं किया है, पर बहुत पसीने छूटते हैं। इट्स नॉट इजी। 16 किलोमीटर हम 16 किलोमीटर तो वो डिस्टेंस कवर करना वाकई में एक बड़ा फीट है। लेकिन आप रेगुलरली भी ओपन वाटर स्विमिंग करें, जो समुद्र में स्विमिंग कहते हैं, वो सरफेस पर इतना करंट होता है, वेव्स आती है, उसके खिलाफ स्विम करना हालत खराब हो जाती है। तो नॉर्मल स्विम कर रहे हैं, हम तो नॉर्मली स्नॉर्कल किट के साथ जाते हैं अगर आप डाइवर्स हैं, बट वो भी इतना आसान नहीं होता। इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो समुद्र का पानी खारा होता है, ठीक है, आप इतनी बड़ी बॉडी में स्विम कर रहे हैं तो कंट्रोल नहीं होता कि पानी कहाँ से आएगा। वो स्विमिंग पूल में तो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ पे आपको लगता है आप सीधे जा रहे हो, पर आपको टाइड किसी और तरफ ले जा रही है या फिर करंट किसी और तरफ ले जा रही है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। गुजरती होंगी नहीं? बॉम्बे में पता नहीं क्या दिखता होगा, लेकिन मालदीव्स में आप किसी दिन करके देखो तो पूरा क्लियर। मालदीव्स क्या, लक्षद्वीप जाइए आप, अंडमान जाइए, आपको दिखाई देगा। उसमें डिस्ट्रैक्शन और है कि नीचे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पर आपको जाना है सीधा। तो चलिए, खैर ये एक चीज़ हमने सोचा आपको दिखाई जाए कि मुंबई पुलिस के आला अफसर ऐसा भी करते रहते हैं बीच बीच में, जो हमें सरप्राइज करते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत फिर होगा खिलाड़ी नंबर 1।